हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन या फर्मी डायरेक्ट फंक्शन को हमने रियलाइज़ किया। तो वहाँ पर हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी हम बात करते हैं T इज़ इक्वल टू 0 केल्विन की, तो सभी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लेस देन एनर्जी लेवल EF पर। यानी कि एनर्जी लेवल सभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, EF से कम एनर्जी लेवल होगा सभी इलेक्ट्रॉन्स का। ओके अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन EF एनर्जी लेवल से नीचे थे वो सब फ्री होकर कहां पर पहुंचेंगे, ऊपर पहुंचेंगे, एंड दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियसली अब उनका एनर्जी लेवल EF एनर्जी लेवल से ज़्यादा भी हो जाएगा। तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियस है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो ऑब्वियस है कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो EF एनर्जी लेवल से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अभी तक के हमारे डिस्कशन का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो ये है कि जब आप टेम्परेचर को 0 केल्विन पर रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर को रखा 0 केल्विन, और सपोज दैट ये मान लीजिए मैंने कंसिडर किया ये एनर्जी स्केल है, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी या कॉन्सेंट्रेशन का लेवल हम बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी। तो आप देखिएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स कहां पर अवेलेबल हैं, E इज इक्वल टू EF से पहले ही सभी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अवेलेबल हैं। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, E इक्वल टू EF से पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के अवेलेबल होने के लिए जगह पड़ी हुई है, यानी कि हम जिसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेसेस पड़े हुए हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। आप ऐसे समझिएगा T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर ये सभी इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं, वैलेंस बैंड में है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये यहां पर जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। F ऑफ E इज इक्वल टू 1। मुझे एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट यहां से रिलेट करना है, तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को तो रिलेट कर पाएंगे। समझिएगा, हम जनरल सेंस में बोलते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, तो उन्हें हम बोलते लगते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तब तक इनकी एनर्जी EF से लेस देन एनर्जी लेवल पर ही ये सभी रहेंगे, यानी कि ये सभी इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेंगे, वैलेंस बैंड पर रहेंगे। इसीलिए इनकी प्रोबेबिलिटी यहां पर होने की क्या है, 1 है। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, समझिएगा सिचुएशन क्या है। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया सी, तो ये मान लीजिए ये एनर्जी स्केल है, सपोज दैट दिस इज एनर्जी स्केल, एंड यहां पर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्केल। तो आप जानते हैं जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब यहां से जो E इज इक्वल टू EF लेवल था, अब आपने टेम्परेचर क्या रखा है, 0 केल्विन से ज्यादा रखा है। जैसे ही यहां से E इज इक्वल टू EF एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन एकदम सटे हुए होंगे, एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जिनकी एनर्जी बैलेंस बैंड में, जिनकी एनर्जी सफिशिएंटली हाई होगी, वो सभी इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाएंगे। मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर आ गए। दोस्तों अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, अब इनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये ग्राफ आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अब ये दिखाने लग गई। समझ पा रहे हैं आप? फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का काम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर आप जानते हैं, सॉरी कहां पर आ गए, हाँ जी, 0 केल्विन पर, हाँ 0 केल्विन पर सभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के अंदर हैं, तो उनकी एनर्जी E लेस देन EF बनी हुई है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी दी, तो बॉन्ड टूटना शुरू हुए। तो बॉन्ड टूटने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आना शुरू हो गए, इस EF एनर्जी लेवल से ज्यादा होने से। अब इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इनकी कुछ प्रोबेबिलिटी होने लगी। मान लीजिए इधर वाले सेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी पूरी आ रही है वो हो गई 1/2, सपोज दैट।
तो यहां पर रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर 1/2 हो जाएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी 0.5 है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिल जाने की, अब क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच चुके हैं। अब इन दो बातों से हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ में आता है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से तो समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, है ना। याद तो मैं करा ही रहा हूं उस चीज को, मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आए, एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर हो। मैंने बोला कि यहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर सभी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में है, तो जितनी भी जनता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहां पर है, बैलेंस बैंड में है। तो इस रीजन की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन इज 1। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए, तो प्रोबेबिलिटी के सेंस में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर अब प्रोबेबिलिटी हो चुकी है इलेक्ट्रॉन्स के होने की, प्रोबेबिलिटी सपोज अब यहां पर हो चुकी है कितनी, 0.7। तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या 0.3 हो जानी चाहिए, यस और नो। 100% प्रोबेबिलिटी 1 है। तो अगर इस रीजन में हैविंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बिकम 0.7, तो यहां पर हैविंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0.3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यस। अब सुनो, यहां से जो बात मैं बताना चाह रहा हूं वो सुनिएगा। एक्चुअली यहां पर जब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 हो गई, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो तीन यहां पर होल क्रिएट हुए हैं, क्या इन होल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स, अच्छा होल्स कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहां पर भी एक ही होल बनेगा, यस। अगर 10 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे बैलेंस बैंड से, तो 10 होल बनेंगे। मींस यहां पर पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की जितनी प्रोबेबिलिटी है, यहां पर पहुंचे हुए, इसको एफ डैश बोल दो, इसको एफ डबल डैश बोल दो, यहां पर पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की जितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स होगी यहां पर, इक्वल टू 0.3, यस और बात समझ पा रहे हैं। अच्छा यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, तो प्रोबेबिलिटी 0.3 हो गई यहां पर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इस रीजन में कितनी हो गई, 0.3 हो गई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स है इस रीजन में, जैसे मान लीजिए इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स है, वो है 1। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू 1। बिल्कुल। तो क्या हम इसको ऐसे समझें, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन में एफ ऑफ ई क्या डिफाइन करता है, एफ ऑफ ई डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी लेवल ई। किसी भी एनर्जी लेवल ई पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ ऑफ ई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो 1 माइनस एफ ही होगा, मैंने बोला ना एफ ई, एफ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स क्या है कंबाइंडली 1। यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको एक इंट्यूशन क्रिएट हो, वो मैंने कोशिश करी। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स कितनी बन गई, 0.3, क्योंकि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। ठीक है, तो अब आप समझिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एफ ई हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग होल एट एनर्जी ई, एनर्जी लेवल ई। अब दोस्तों आपको ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया वो आपको समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आया है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप इस एनालिसिस को दिमाग में रख लें, आने वाले समय में हम इस एनालिसिस को जब भी यूज़ करें तो आपको ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ ऑफ ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स कितनी होगी, 1 माइनस एफ ई होगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन at any energy level E, लिख लीजिए क्वेश्चन को, E is
probability of having electron at any energy level is 0.4. Find the probability of having holes at the same energy level. बताइए, इस आंसर को आप निकाल लीजिए, कितना होगा, कितना होगा दोस्तों? डेफिनेटली आप बोलेंगे कि यहाँ पर होगा सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है, यानी कि एफ ऑफ ई दिया गया है कितना, 0.4. तो क्या बोल सकते हैं हम, 1 माइनस एफ ई कितना होगा, दैट विल बी 0.6. सिंपल. आई बात समझ में? दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे हियर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ होल, इस कॉन्सेप्ट को हमने यहां से थोड़ा सा रियलाइज कर लिया है. चलिए, अब इनका एक ग्राफ हम बनाने वाले हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग. चलिए लिख लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लिया हमने. फॉर टी ग्रेटर देन 0, क्योंकि सारा डिस्कशन टी ग्रेटर देन 0 पर ही होगा, टेम्परेचर सफिशिएंट रखा जाएगा. ओके, जैसे मान लीजिए हम फॉर टी ग्रेटर देन 0 अगर ऑब्जर्व करते हैं, 0 केल्विन, एनर्जी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इस स्केल पर हमने किसको रखा है, एनर्जी को रखा. दिस इज द एनर्जी स्केल. यहां पर हमने रखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक होल, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक होल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. तो गाइज, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्लॉट करूं, तो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर क्या मैं बोल सकता हूं कुछ ऐसा ग्राफ आता है, यस और नो? फॉर T ग्रेटर देन 0 केल्विन, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और मान लीजिए यहां पर जो वैल्यू है 0.5 है. ओके, अभी इसको कंप्लीट कर लो. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ होल कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 0 केल्विन के ऑनवर्ड्स देखें, दिस इज, और ये होगा E इज इक्वल टू EF, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ होल भी कितना होगा, 1 होगा. 0.5 यहां से स्टार्ट किया हमने 1 से. ओके, तो गाइज क्या आप बोल सकते हैं इतना, देखिएगा ये क्या है, बेसिकली ये किसका ग्राफ है, दिस इज 1 माइनस एफ ई, और ये जो येलो हमने मार्क किया है ग्राफ, ये किसका ग्राफ है दोस्तों, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ई. Probability of having electron at any energy level, probability of having holes at any energy level. इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? क्या हम एनर्जी वर्सेस ग्राफ में इस तरीके से इन दोनों रिलेशंस को समझ पा रहे हैं? आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियस है कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जो भीड़ भाड़ थी इलेक्ट्रॉन्स की, उनकी अवेलेबिलिटी अब कहां पर होना शुरू हो जाएगी, कंडक्शन बैंड के अंदर होना शुरू हो जाएगी. तो जब कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैलेंस बैंड के अंदर होल्स की उपलब्धता बढ़ती जाएगी. ओके, तो एक एनर्जी लेवल के बाद अगर हम देखें तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस बैंड में बहुत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिवली रिड्यूस होता जाएगा. और दोनों की सेंस में देखें तो 1 माइनस एफ ऑफ ई जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स होगी, और एफ ऑफ ई किसका होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. देखिए ये ग्राफ आपको कितना समझ में आया, थोड़ा कम भी समझ में आया है अभी, तो आप दोबारा उस पूरे डिस्कशन को सुन लें जो मैंने अभी तक किया है. लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि सारी चीज़ों को आप याद जरूर करते जाएं, क्योंकि ये वो ग्राफ हैं जिनको आगे चल के मैं फिर से इनको यूज़ करने वाला हूँ. चलिए अब एक हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. फर्मी एनर्जी लेवल ब्रीफ में जान लेते हैं क्या है. हालांकि ये डिस्कशन इनडायरेक्टली मैंने आपके लिए कर दिया है, बट लेट्स अंडरस्टैंड इट. लेट्स मेक द हेडिंग फर्मी एनर्जी लेवल. फर्मी एनर्जी लेवल, इसको डिनोट करते हैं EF से. फर्मी एनर्जी भी बोलते हैं इसको, फर्मी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. दो डेफिनेशन की बात करेंगे. फर्स्ट डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1, फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल है जिस पर इलेक्ट्रॉन के होने की या जिससे पहले इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है. कब,
0 केल्विन पर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, टेम्परेचर देखो कितना बोला, एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, फर्मी एनर्जी EF is the maximum energy of the electron, maximum energy of the electron। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी या तो फर्मी लेवल से कम होगी या हार्डली उसके ऑलमोस्ट बराबर हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी। तो फर्मी एनर्जी क्या है, T इज इक्वल टू 0 केल्विन। फर्मी एनर्जी EF इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज्यादा नहीं होगी, कब, 0 केल्विन पर। ओके, यानी कि नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव हायर एनर्जी देन फर्मी एनर्जी एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। हैंस एट T is equal to 0 Kelvin, no electron can have energy more than Fermi energy। फर्मी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती है एट T is equal to 0 Kelvin। क्लियर? डेफिनेशन नंबर 2। अब ये तो 0 केल्विन की बात हो गई। अच्छा, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे क्या होती है, देखो, एट T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, फर्मी एनर्जी is the level of energy at which probability of having electron is 0.5। याद आ रहा है? सभी को याद आ रहा है कि नहीं? F of E equal to EF at 0 Kelvin, सॉरी at T greater than 0 Kelvin। क्या लिखा था मैंने? इसकी वैल्यू थी 1/2। मतलब ये डेफिनेशन किसकी हो गई? 0 केल्विन पर हो गई। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हो सकती है, वो है फर्मी एनर्जी। इससे ज्यादा की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में नहीं हो सकती 0 केल्विन पर। लेकिन T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर अगर फर्मी लेवल को डिफाइन करना हो, फर्मी एनर्जी को डिफाइन करना हो हमको, तो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर, और क्या लिखना, डेफिनेशन नंबर 2 लिखी ना, एनर्जी लेवल क्या है जिस पर प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, वो है फर्मी लेवल। T ग्रेटर देन 0 केल्विन, समझ रहे हो? मतलब एक रेंज आ गई टेम्परेचर की दोस्तों। मतलब हमने यहां पर कहीं नहीं बोला है कि टेम्परेचर कितना होगा, सिर्फ मैंने क्या बोला है, T ग्रेटर देन 0 केल्विन। डिड आई मेंशन 300 केल्विन, 400 केल्विन, 200 केल्विन, 500 केल्विन? नो नीड टू मेंशन, जस्ट वी विल से T ग्रेटर देन 0 केल्विन। दैट्स द जनरल डेफिनेशन। ओके, सो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड। सो जिस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक नींव रखनी थी, वो आज की क्लास में मैंने बात की फर्मी एनर्जी लेवल की, और इससे पहली क्लास में फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इन दोनों सेक्शंस को अटेंड किया होगा, अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड की। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।